हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आप लोगों को साइंस के चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाला हूं। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस अध्याय फर्स्ट, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पीय हैं, लघुत्तरीय हैं, दीर्घोत्तरीय हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, इससे बाहर आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि Fe2NO3, ठीक है, Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 + 2Fe। अब इसमें आपको यह बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, मतलब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, सारे स्टूडेंट को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां Fe2 जो है ना, इसको विस्थापित कर दिया, बाहर कर दिया, क्या आ गया बाहर, और Al2 के साथ O3 जुड़ गया, मतलब यहां आपका क्या हुआ, डायरेक्ट विस्थापन हो गया। O3 देखो, Fe जो है ना O3 को विस्थापित करके Al2 के साथ जुड़ गया O3, ठीक है, Al ने Fe को विस्थापित कर दिया और यहां Fe आपका बाहर निकल गया। तो जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन है कि द्विविस्थापन या वियोजन या फिर आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों ये हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि ये विस्थापित हो रहा है डायरेक्ट, तो फिर हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जो लौह चूर्ण होता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, एंड डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। आयरन लवण एवं जल बनता है, ठीक है। तो जब लोहे की चूर्ण को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डालोगे तो FeCl बन जाएगा और हमारा H को बाहर कर देगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या बचेगा, वो हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रहेगा और आयरन क्लोराइड, हमारा हाइड्रोजन को बाहर निकलेगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आपके, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उन सबको देखेंगे ऐसे चैप्टर टू चैप्टर। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है AgCl, बी है PbNO3 का होल ट्वाइस, सी है FeSO4 एंड डी है CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका हमारा राइट आंसर होगा AgCl का। किसका प्रयोग किया जाता है, AgCl, ठीक है। तो ये हमारा 3 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आपके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है, ठीक है। अब इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा इस चैप्टर में। आपका 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। तत्व का नाम है, एक भूरे का चमकदार तत्व का नाम बताना है। जो X यहाँ प्रतीक बता रहा है, X आपका नाम एक दे दिया है, X को वायु की उपस्थिति में गर्म करा जाता है तो वह काला हो जाता है। तत्व का नाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, या फिर आपका बी है जिंक, या सी है सल्फर, या डी है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा है स्टूडेंट कॉपर। क्या है, Cu का मतलब हो गया कॉपर, ठीक है। कॉपर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आप लोग नोट कर लो। चैप्टर टू चैप्टर जितने भी बहुविकल्पीय थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यहां आपको पूछ रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो फिर हमारा विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहां मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाओगे तो लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर आप क्रियात्मक या फिर आप क्या देखोगे, अभिक्रियाशीलता का श्रेणी देखोगे, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, तो फिर उसमें आपका जो लोहा है वो Cu को विस्थापित कर देता है,
समझो, लोहा जो है कापर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, अधिक अमीर है जिसे कह सकते हो, ठीक है। इसलिए यह कापर सल्फेट के विलयन में से कापर को विस्थापित कर देता है। तो जो हमारा कापर सल्फेट का विलयन है उसमें से कापर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि अगर Cu जो है कॉपर अगर लोहा को नहीं विस्थापित कर पाएगा क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है, और लोहा जो है वो कापर को विस्थापित कर दिया, ठीक है, ये समझना है। तो फिर विस्थापित कर दिया, अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। मैं आपको अभिक्रिया का समीकरण भी दे देता हूं। जैसे हमारा लोहा है, लोहे की कील, तो Fe यानी कि लोहा, ठीक है। लोहे की कील को हम लोग कहां डालते हैं? CuSO4 यानी कि कापर सल्फेट के विलयन में। कापर सल्फेट के विलयन में आप डालोगे बच्चों तो फिर हमारा क्या बनेगा? यहां मैंने बताया कि यहां Cu को विस्थापित करके डायरेक्ट विस्थापित कर देगा और FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। और हमारा यहां जो है वो Cu बाहर निकल जाएगा, कापर जो है वो बाहर निकल जाएगा। नाम तो आप लोग जानते ही हो, ये हमारा Cu से हो जाएगा कापर और SO4 से हो जाएगा सल्फेट, यानी कि कापर सल्फेट। ये हमारा क्या है? आयरन सल्फेट। Fe से आयरन या फेरस या लोहा, ठीक है, आयरन लिख देना, और ये सल्फेट हो गया। और ये हमारा सॉलिड कापर है, ठीक है, कापर। तो ये आपका समीकरण भी हो गया। अब देखो, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विस्थापित कापर है लोहे की कील पर जम जाता है। जब ये कॉपर जो है वो लोहे की कील पर जम जाएगा तो जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है, तो ये आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। तो जिसका रंग जो है आपका सल्फेट के विलयन में से हल्का हो जाता है, जो रंग है वो कापर सल्फेट के विलयन से हल्का हो जाता है, मतलब इसका रंग हल्का सा बदल जाता है, इसीलिए बदल जाता है क्योंकि ये मतलब कापर सल्फेट से हमारा फेरस सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट तो भाई रंग बदलेगा ही, ठीक है, क्योंकि एक चीज से दूसरा प्रोडक्ट बन गया तो रंग बदल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय देखो स्टूडेंट, दूसरा यहां है, बहुत ही ज्यादा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लघु उत्तरीय है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊष्माक्षेपी या फिर दहन कहा सकते हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है उदाहरण सहित समझाना है, उदाहरण सहित। तो हम एक एक अभिक्रिया को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में, मतलब हमारा ऊष्माक्षेपी क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी में हमारा अभिक्रिया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जैसे हमारा प्रोडक्ट है तो उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब जो ऊष्मा है वो भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है या उत्पाद के जो आपका उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है उत्पन्न होना, बाहर निकलना, उत्सर्जन होना, ठीक है, उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें प्लस ऊष्मा होगा कि ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है। जैसे आपका मेथेन है CH4 मेथेन, ठीक है, मेथेन में आपको ऑक्सीजन प्रवाहित करना है 2O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रवाहित करा, तो फिर आपने ऑक्सीजन को प्रवाहित कर दिया तो हमारा यहाँ C और O2 बन जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और प्लस आपका पानी यानी कि 2H2O बाहर निकल जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें आपका ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, इसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये ऊष्मा हमारा बाहर निकल गया, ऊष्मा पूरी तरह से हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा बाहर निकल रहा है, इसलिए हमारा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। और ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का अवशोषण होना, अवशोषित करना ऊष्मा को। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां ध्यान से देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जो ऊर्जा है ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ऊष्माशोषी का मतलब होता है अवशोषण करना, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण होने का मतलब है कि ऊर्जा का अवशोषित होगा तो फिर वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझो, मैं आपको कम समय में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, कुछ और रह भी नहीं जाएगा इसके अलावा, ठीक है। ध्यान से समझो जितना चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नोट बनाओ अच्छे से, चैप्टर टू चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, नोट्स बना लो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप लोगों का पढ़ने का उम्र है, पढ़ लो, ठीक है। अभी आपके पास समय है, बोर्ड एग्जाम अभी आपके पास 3 महीने है, 3 महीने में अगर आप 12 दिन आप साइंस खत्म कर सकते हो, हर एक चैप्टर का नोट्स और वीडियो, ठीक है, एक एक चैप्टर का बस।
तो चलो मैं आपको जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलो मैं आपको अभिक्रिया समझाता हूं। जैसे हमारा है N2, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे है आपका नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में आप O2 प्रवाहित करोगे, यानी कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन प्रवाहित करोगे तो हमारा 2NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NO बन गया। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? माइनस ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ऊष्मा। इसमें हमारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जो कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। बस यही इतना समझना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अभी मैं आपको इस चैप्टर का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये निम्न पदों का रासायनिक समीकरण दीजिए, निम्न पदों का उत्तर दीजिए। पहला पद हमारा है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। एक एक को समझो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, और संक्षारित होने का मतलब होता है खत्म होना, जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे समाप्त होना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डिफिनेशन से समझाऊंगा कि जब कोई धातु है जो अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, कोई भी धातु है जो अपने पास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, तो यह संक्षारित होती हैं। तो यह क्या होती हैं? संक्षारित होने लगती हैं, संक्षारित होती हैं। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। बस हो गया। जब कोई भी धातु जो है वो अपने आसपास अम्ल है, आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, उसके संपर्क में आएगा तो उसमें जैसे क्या है, जंग लग जाते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप बाहर फेंक दोगे कुछ दिन के लिए और पानी बरस रहा है तो फिर कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो संक्षारित होती हैं, खत्म होने लगती हैं। अगर उसे आप कई दिन तक रख दोगे तो 1 साल 2 साल, तो फिर उसको एक बार अगर सही से पटक दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें से ऐसे छोटे छोटे जंग टाइप का निकलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो वही होता है संक्षारण। जैसे देखो यहाँ जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना इसका उदाहरण है। जैसे जो चांदी है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब हम लोग समझेंगे विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता के बारे में समझ लो। अब देखो, विकृत गंधिता में भी कुछ नहीं है। गंधिता का मतलब होता है गंध आना, ठीक है। जैसे जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, जो वसा होता है, तेल होता है, उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु जो है, वायु मतलब वायु में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन रहेगा ही। अगर ऑक्सीजन ना हो तो लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ये ऑक्सीकृत हो जाएंगी, और ऑक्सीकृत हो जाती हैं तो उसमें से विशेष गंध आने लगती है। तो उसमें से क्या आने लगती है? विशेष गंध आने लगती हैं तथा उनका स्वाद खराब हो जाता है। जब उसमें से गंध आने लगता है तो उनका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां उदाहरण मैंने लिख रखा है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आप समझो, अचार है, अचार है, ठीक है, अचार हो गया, वह फिर हमारा मुरब्बा हो गया, अचार व मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा। इनको क्या करोगे? अगर हम मतलब अचार व मुरब्बा को खुली स्थान या फिर खुली वायु में, जो खुली वायु मतलब जिसमें हवा होता है, ठीक है, खुली वायु में रखने पर, खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना। क्यों खराब हो जाता है ना? खराब हो जाना इसका उदाहरण है, ठीक है, समझना ध्यान से। अचार व मुरब्बा को जब आप खुली वायु में रखोगे तो खराब हो जाती हैं। वैसे आपने घर में देखा होगा कि अचार व मुरब्बे जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हवा या फिर वायु से संपर्क रहा होगा, तो फिर ये खराब हो जाती है, ठीक है। बस लघु उत्तरीय प्रश्न में आप इतना कंप्लीट कर लो। थोड़ा आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां समझ लो, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बस आपका सब कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल एक प्रश्न कंप्लीट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रश्न दीर्घ उत्तरीय रहेगा, एक ही प्रश्न अगर आएगा इस बोर्ड एग्जाम में तो इस चैप्टर से अगर आएगा, तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर आया तो लॉन्ग में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए।
ठीक है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे हमने लिया Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को लिया और 2HCl के साथ अभिक्रिया कराया, यानी कि अम्ल के साथ 2HCl के साथ अभिक्रिया कराया, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, Mg पर क्या होता है 2 प्लस चार्ज होता है, तो फिर यहाँ हमारा Cl2 पर 1 माइनस होता है, यहाँ 2 माइनस हो गया, ठीक है। और H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अभिकारक। बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं। ये हमारा उत्पाद, क्या है, उत्पाद, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो आप लोग समझ ही जाओगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो भी आए उसको लिख डालो। नहीं आता, जितना भी आता है 2, 4, 5 वो लिख डालो, बस हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। मैंने आपको बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर समझा दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग गारंटी ले लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर क्लास 10th में आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लघु उत्तरीय जो मैंने बताया वो आएगा, या दीर्घ उत्तरीय जो मैंने बताया वो आएगा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।